नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे विद्यापति जी के बारे में जानेंगे। विद्यापति का जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपके नेट और जेआरएफ के लिए जो इकाई 5 सिलेबस में है उससे संबंधित हम ये आज प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, विद्यापति की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ। सबसे पहले जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म मधुबनी बिहार के बिपसी नामक गांव में हुआ। गांव का नाम क्या है? बिपसी है। इनके जन्म का समय जो माना जाता है 14वीं 15वीं शती के मध्य का समय माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इनका जो जन्म काल है 1350 से 1450 इनका जीवन का समय काल ये मानते हैं। इनके पितामह का नाम क्या था? जयदत्त संत थे और वे योगेश्वर के नाम से काफी प्रसिद्ध थे। इनके गुरु की अगर बात करें तो इनके गुरु थे पंडित हरि मिश्र। जो विद्यापति हैं वो, आप ये जरूर ध्यान में रखें कि किस संप्रदाय के कवि थे, तो वो शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति की पत्नी का नाम चंदा देवी था। कुछ एक जगह इनका नाम चंपती भी मिलता है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, अर्थात दरबार में रहकर ये उनके लिए रचनाएं करते थे। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को बिपसी जो गांव था वो दान में दिया था। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को एक उपाधि भी दी थी, और कौन सी उपाधि थी? अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। इनको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, ये आप ध्यान में रखें कि उपाधि किसने दी थी? राजा शिव सिंह ने दी थी। लेखन कवि, व्यय संधि के कवि, दशावधान और कवि कंठाहरण, ये उपाधियां भी इनको दी गई थी इनके काव्य रचनाओं के लिए। अब जानते हैं इनकी जो प्रमुख रचना है कीर्तिलता, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर ध्यान दें तो हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता की खोज की थी। यानी इनकी जो रचना है कीर्तिलता वो कहाँ पर मिली? नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में ये संग्रहित थी, जिसको कौन सामने लेकर आया? हरप्रसाद शास्त्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा है, ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। उन्होंने इसकी भाषा को पूर्वी अपभ्रंश और या फिर टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है। अगर प्रश्न में ये दोनों आ जाते हैं, पूर्वी अपभ्रंश और टकसाली अपभ्रंश की कीर्तिलता की भाषा को ये नाम किसने दिए हैं? तो आचार्य शुक्ल ने दिए हैं, ये आप ध्यान में रखें। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। इनके प्रिय कवि कौन है? जयदेव। और प्रिय ग्रंथ की अगर बात करें तो जयदेव का जो ग्रंथ था गीत गोविंद, वो इनका प्रिय ग्रंथ माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को जो नाम दिया है या संज्ञा दी है वो दी है भृंग भृंगी संवाद, यानी भंवरा भंवरी का संवाद इसको माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप ये जरूर ध्यान में रखें। विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि भी कहा जाता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये इनको संधि कवि की उपाधि भी दी गई है। यानी कौन से समय काल की संधि? आदि काल और भक्ति काल के मध्य के उन दोनों को जोड़ने का जो काम किया है वो किसने किया है? विद्यापति ने किया है। कीर्तिलता में विद्यापति के आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता आदि के गुणों का वर्णन मिलता है। यानी कीर्तिलता की विशेषता क्या है कि उसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उनकी उदारता का वर्णन विद्यापति ने इस रचना में किया है। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि बताया है। यानी ये किसके लेखन कवि हैं? राजा कीर्ति सिंह के लेखन कवि हैं। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है, यानी 5 देवों की उपासना करने वाले कहा है। किसने? डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने। और इनकी जो कीर्तिलता रचना है वो भी कौन लेकर आए थे? डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। कहाँ से? नेपाल के राजकीय जो पुस्तकालय था, राजकीय पुस्तकालय से इन्होंने इसकी खोज की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। ये विवादास्पद है। खजुराहो के जो मंदिर है वो है तो मंदिर, लेकिन उन पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं
उनको अगर देखें तो वहां पर काम भाव से युक्त वो मूर्तियां हैं। इसी प्रकार से विद्यापति का जो काव्य है उसमें भी इसी प्रकार की काव्य रचनाएं की गई है, जिसमें राधा और कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनकी काया, उनके देह सौंदर्य और इसके साथ साथ उनके प्रेम का जो वर्णन किया गया है, उसी के आधार पर डॉक्टर बच्चन सिंह इनकी रचनाओं, इनको भक्त कवि कहना मुश्किल मानते हैं। विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वानों में अगर देखें तो कौन कौन से विद्वान हैं जो विद्यापति को भक्त मानते हैं, ये आप ध्यान दें। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं और श्याम सुंदर दास इसी श्रेणी में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को क्या कहा है? श्रृंगारी कवि कहा है। और इसी संदर्भ मानते हुए पदावली के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिकता रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उनको किस कवि के रूप में जाना? उन्होंने श्रृंगारी यानी श्रृंगार रस का वर्णन करने वाले कवि हैं। और किस आधार पर? उनकी रचना पदावली के आधार पर। और इसी को ध्यान में रखते हुए उनका जो यहाँ पर उन्होंने कथन है उनका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पदावली से संबंधित ये कथन किस विद्वान का है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। किस रचना से संबंधित? विद्यापति की पदावली से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसे ही विद्यापति की पदावली पढ़कर भी होता है। इन्होंने इन दोनों को समान माना है, जयदेव को और विद्यापति को, और इनकी रचनाओं में भी समान जो अनुभव है यानी इनको पढ़कर समानता का भाव आता है। इन दोनों की प्रशंसा की है किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि कौन है? विद्यापति हैं। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि को किसको माना है इन्होंने? तो विद्यापति को माना है। उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। ये विचार किसके हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहा है? कहानी कहा है। ये आप जरूर ध्यान में रखें, यहाँ पर कहानी नहीं है। वैसे तो हम साधारण तरीके से लिखे तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? न की जगह अण शब्द का, अण वर्ण का प्रयोग किया है, तो कहानी कहा है। इनकी जो पंक्ति है, पुरुष कहानी हो कथो जसु पत्थावो पुतु। इसके साथ साथ कीर्तिलता देशील बयना में रचित है। देशील बयना यानी देशील भाषा, देशील वाणी वो कौन सी है? अवहट्ट या अवहट्टा जिसको कहा जाता है। तो ये बातें आप जरूर इन रचनाओं से संबंधित ध्यान में रखें। इसके बाद बात करते हैं कीर्ति पताका की। जो इनकी रचना कीर्ति पताका है, इसमें कवि विद्यापति ने बड़ी ही चतुरता से किस राजा का वर्णन किया है? महाराज शिव सिंह का वर्णन किया है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि कीर्ति पताका किससे संबंधित है? तो महाराज या महाराजा शिव सिंह से संबंधित है। उनका यशो वर्णन, उनके यश का वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रंथ की रचना दोहा और छंद में है। कहीं कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग भी किया गया है, यानी मुख्य रचना किसमें है? दोहा छंद में की गई है। कीर्ति पताका ग्रंथ की खंडित प्रति ही उपलब्ध है, यानी इसकी मूल रचना नहीं बल्कि खंडित प्रति मिलती है, जिसमें बीच बीच में 9 से 29 तक के जो पृष्ठ है वो अप्राप्य है, यानी मिले ही नहीं है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर, चंद्रचूड़ शिव और गणेश की वंदना है। कीर्ति पताका ग्रंथ के 30वें पृष्ठ के अंत तक शिव सिंह के युद्ध के पराक्रम का वर्णन मिलता है। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव लिखते हैं कि अतः निर्विवाद रूप से पिछले अंश को विद्यापति विरचित कीर्ति पताका कहा जा सकता है, यानी कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बाद का जो अंश मिला है वो किसका द्वारा लिखित है? वो विद्यापति के द्वारा ही लिखित है और वो कीर्ति पताका का ही भाग है। इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में अगर बात करें तो विद्यापति ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बांग्ला और हिंदी के ये विद्वान और पंडित माने जाते हैं, यानी इन सब भाषाओं का इनको पूर्णतः ज्ञान था। इनकी कुछ 14 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका है,
गया पतलक है, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भू पुराण संग्रह, पदावली, भू परिक्रमा, लिखनावली, विभव सागर, वर्ष कृत्य, शैव सर्वस्व सार। ये इनकी प्रमुख 14 रचनाएं हैं जिनके बारे में वर्णन मिलता है, या कुछ विद्वान इन रचनाओं को मानते हैं कि ये इनकी 14 रचनाएं हैं। लेकिन इनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कीर्तिलता और कीर्तिपता का है, जो कौन सी भाषा में है, अपभ्रंश में है, और पदावली हिंदी या मैथिली ब्रजबोली जिसको कहा जाता है इसमें लिखी गई है। पदावली किस में है? मैथिली भाषा में मूलतः इसको माना जाता है। शेष जो अन्य ग्रंथ या इनकी रचनाएं हैं वो किस में है? संस्कृत में है। यानी 3 प्रमुख भाषाओं में इनकी रचनाएं हैं, अपभ्रंश, मैथिली या हिंदी जिसको कहा गया, और संस्कृत। ये इनकी प्रमुख रचनाओं की भाषा है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत जल्द मैं इनके पदों की व्याख्या भी लेकर आऊँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।